अब यहाँ पे जो ये 5 एक्यूज हैं उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दी जाती है और 250 रुपए का फाइन दे दी जाती है। वो एग्री कर जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने गुनाह को और वो जेल की हवा खाने लग जाते हैं। अब लालू भाई के साथ उनका एक और भाई आया निकल के घर से बाहर और उसने एक्यूज नंबर 1 से कहा कि तुम ये किस तरीके से बदतमीजी कर रहे हो एक महिला के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले उसने क्या प्रूफ किया कि 11 बजे से 2:30 बजे तक वो कहाँ था, उसको प्रूफ करने के लिए उसने इन दोनों लोगों को बुलाया, कोर्ट में कटघरे में खड़ा किया गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी लैंडमार्क जजमेंट की ये सीरीज। दिस इज योर लेक्चर नंबर 3 जहां पे हम इंडियन एविडेंस एक्ट का एक लैंडमार्क केस डिस्कस करने वाले हैं जो बात करता है प्ली ऑफ एलिबी की। नाउ प्ली ऑफ एलिबी क्या होता है, केस का नाम क्या है, केस के फैक्ट्स क्या है, पार्टीज की कंटेंशन क्या रही, एविडेंसेस क्या क्या प्लेस किए गए बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा, ये हम एक बेहतरीन कहानी के रूप से समझेंगे। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे केस के फैक्ट्स के साथ। केस का नाम और ये पूरा केस बेसिकली सेक्शन 11 के अराउंड रिवॉल्व करता है। सेक्शन 11 सिंपल सी बात करता है इंडियन एविडेंस एक्ट का कि एक फैक्ट जो वैसे तो रेलेवेंट नहीं है लेकिन वो रेलेवेंट हो जाएगा अगर वो इनकंसिस्टेंट है फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट के साथ, या फिर कोई एक ऐसा फैक्ट जो खुद से या फिर दूसरे फैक्ट्स से कनेक्ट होने के बाद फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट को हाईली प्रोबेबल या फिर इनप्रोबेबल करता है। सिंपल सी भाषा में बताऊं तो प्ली ऑफ एलिबी ये है कि भाई डिफेंस यानी कि एक्यूज पर्सन ये कहता है कि जब वो इंसिडेंट हुआ था, जब वो वाक्य हुआ था, जो प्लेस ऑफ अकरेंस है, मैं उस टाइम पे उस जगह पे था ही नहीं, मैं कहीं और था, आई वॉज एल्सवेयर। जब एक्यूज ये प्ली लेता है इसको हम प्ली ऑफ एलिबी कहते हैं। एलिबी एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है एल्सवेयर। तो ये पूरे जो केस के फैक्ट्स हैं वो इसी चीज के अराउंड रिवॉल्व करेंगे कि भाई एक्यूज इस पर्टिकुलर केस में ये कहता है कि मैं तो उस जगह पे था ही नहीं जहां पे मर्डर हुआ था। केस के फैक्ट्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं और एक एक माइन्यूट फैक्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि एविडेंस क्या करता है, एविडेंस का रोल क्या है। एविडेंस हमें बताता है कि भाई सच और गलत, सच्चाई क्या है और गलत पर्सन कौन है, इनोसेंट कौन है, गिल्टी कौन है, ये हमें एविडेंस बताता है। एविडेंस जो है एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, ठीक है। आईपीसी और सीआरपीसी के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सो एज द केस लॉ। इस केस लॉ के माध्यम से हम सेक्शन 11 जो एक लीगल प्रोविजन है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में, उसको डिटेल्ड में समझेंगे और साथ में केस के फैक्ट्स को जानेंगे कि कोर्ट क्या नतीजे पे आई। क्या यहाँ पे एक्यूज पर्सन को प्ली ऑफ एलिबी का डिफेंस लेने दिया या फिर डिनाई कर दिया, किन आधारों पे एक्यूज पर्सन एलिबी का डिफेंस ले सकता है और कब वो नहीं ले सकता, किन ग्राउंड्स पे उसको अलाउड होगा, किसके ऊपर बर्डन होता है ये प्रूफ करने का, ये सारी चीजें हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास नाउ। This is your lecture number 3 and the name of the case is Jayawanti Bhai versus State of Gujarat, Supreme Court 165। अब इस पर्टिकुलर केस में डिवीजन बेंच थी, 2 ऑनरेबल जस्टिस ने जजमेंट डिलीवर किया है। नाउ केस के फैक्ट्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे सबसे पहले ये जानते हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा। तो यहाँ इस पूरे केस में टोटल 9 जो हैं वो एक्यूज पर्सन है, ठीक है। तो 9 एक्यूज पर्सन है यहां पे। अब ट्रायल कोर्ट ने इन 9 में से 4 को एक्विट कर दिया है, बरी कर दिया है और 5 के खिलाफ ट्रायल हुआ है। 5 एक्यूज पर्सन के खिलाफ ट्रायल हुआ है अंडर सेक्शन 302 रेड विद 149। 5 लोग हैं ना, अनलॉफुल असेंबली का चार्ज लगा दिया और यहां पे मर्डर का चार्ज लगा दिया, ठीक है। अब ये इंसिडेंट एक गांव सिंहपुर का है, ठीक है। सिंहपुर गांव गुजरात में, वहां का ये इंसिडेंट है और ये वाकया किस दिन का है, 6 जुलाई का है। 6 जुलाई 1989 का ये वाकया है, ठीक है। अब यहां पे एक लालू भाई
उनकी मृत्यु होती है इस केस में। ही इज अ डिजीज पर्सन इन दिस पर्टिकुलर केस, लालू भाई, उनकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पे जो ये 9 एक्यूज हैं, इनके खिलाफ चार्जेस लगा दिए जाते हैं आईपीसी में। अब ट्रायल कोर्ट, मैंने बताया कि 4 लोग को बरी कर देता है, 5 के खिलाफ ट्रायल चल रहा होता है। अब यहां पे से जो एक्यूज नंबर 1, 3, 6, 7, 9 है, इनको ट्रायल कोर्ट गिल्टी कर देता है अंडर सेक्शन 302 रेड विद 149, और जो बाकी के 4 एक्यूज पर्सन हैं उनको बरी कर देता है इन आधारों पे कि इन 4 के खिलाफ सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं है और एक प्रोसिक्यूशन जो है वो प्रूव नहीं कर पाया है इन 4 पर्सन के खिलाफ दी जो डाउट है वो रीजनेबल डाउट, गिल्टी उसको प्रूव नहीं कर पाया बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ठीक है, तो उन 4 को इस आधार पे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सिंपल सी बात, राइट? क्योंकि प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है इसलिए यहाँ पे ट्रायल कोर्ट एक्विट कर देता है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन फेल हो जाता है प्रूव करने के लिए उनका गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। नाउ अब यहाँ पे जो ये 5 एक्यूज हैं उनको लाइफ इंप्रिजमेंट दे दी जाती है और 250 रुपए का फाइन दे दिया जाता है, और अगर वो डिफॉल्ट करेंगे तो उनको रिग्रेस इंप्रिजमेंट से अंडरगो करना पड़ेगा, यानी कि रिग्रेस इंप्रिजमेंट होगी हर महीने की। ऐसी पनिशमेंट यहाँ पे उनको ऊपर इम्पोज कर दी जाती है। अब जो फैक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इनको ट्रायल कोर्ट 5 एक्यूज को सजा सुना देता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सेंटेंस ट्रायल कोर्ट ने दी है उससे ये 5 एक्यूज पर्सन जिनको कन्विक्ट किया गया ट्रायल कोर्ट द्वारा वो एग्रीव्ड होते हैं, वो खुश नहीं होते हैं, वो पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट में। वो कहां पहुंच जाते हैं? वो हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वो हाई कोर्ट में पहुंचते हैं, हाई कोर्ट उनकी अपील को डिसमिस कर देता है, यानी कि हाई कोर्ट एग्री करता है ट्रायल कोर्ट के साथ, और यहां पे एक्यूज नंबर 1, 3, 6, 7, 9 को बेसिकली पनिश कर देता है और कहता है कि भाई आपको तो जेल की हवा ही खानी पड़ेगी। अब इन 5 एक्यूज पर्सन से इनमें से 4 जो हैं वो एग्री कर जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने गुनाह को, और वो जेल की हवा खाने लग जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो हाई कोर्ट ने जो एग्री कर दिया ट्रायल कोर्ट से, ये 4 एक्यूज मान बैठे कि हाँ भाई ठीक है हमने गुनाह किया है, और वो जेल चले जाते हैं। इनमें से एक एक्यूज नंबर 9 जिसका नाम है जयावंती भाई, वो स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करते हैं अंडर आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो दरवाजा खटखटाते हैं सुप्रीम कोर्ट का, और वो अपनी प्रेयर लेके पहुंच जाते हैं ये कहते हुए कि भाई मुझे इस केस में फॉल्सली इंप्लीकेट किया गया है। मैं तो यहां पे जब ये वाकया हुआ था, जब ये इंसिडेंट हुआ था सिंहपुर गांव में, तो मैं तो वहां पे था ही नहीं। ये डिफेंस लेके जयावंती भाई पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। नाउ इस केस में जो प्रोसिक्यूशन है उसने अपने केस को, फैक्ट्स को बताया ब्रीफली। क्या बताया, यहाँ पे हुआ क्या? तो पहले तो हम ये समझ गए कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा। तो उन 5 में से 4 ने तो मान लिया जो हाई कोर्ट ने कहा, लेकिन एक बंदा एक्यूज नंबर 9 वो एसएलपी से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब यहां पे प्रोसिक्यूशन ने बताया पूरा इंसिडेंट हुआ क्या। तो असली में हुआ क्या, बेसिकली लाल जी जो हैं उनके घर पे एक्यूज नंबर 1 गया, और यहां पे लाल जी के घर पे लाल जी थे नहीं। उसने क्या किया, एक्यूज नंबर 1 ने उनके माइनर सन अश्वनी से अल्कोहल की डिमांड करी, कि जाओ मेरे लिए अल्कोहल लेकर आओ। अब लाल जी की जो बीवी थी वो इस चीज से ऑफेंड हो गई, बोली यार ये क्या बात है कि आप घर पे आके ऐसे कैसे अल्कोहल मांग सकते हैं। अब उन्होंने इस चीज से ऑब्जेक्ट किया। ऑब्जेक्ट करने के बाद जो ये एक्यूज नंबर 1 था, ठीक है, वो उससे आर्ग्यूमेंट करने लगा और बहसबाजी शुरू हो गई, फाउल लैंग्वेज यूज करने लगा, मतलब गाली गलौज पे वो उतर आया जब उसकी वाइफ ने मना किया कि भाई मैं नहीं दूंगी अल्कोहल। अब ये सारी चीजें देख के पड़ोसी, एज यूजुअल पड़ोसी जैसे घर में बगल में कुछ हो रहा होता है तो वो आ जाते हैं। ठीक है, तो पड़ोसी निकल कर आए, और पड़ोसी का नाम है इस पर्टिकुलर केस में लालू भाई, जिनकी मृत्यु हुई है इस पूरे इंसिडेंट में। अब लालू भाई के साथ उनका एक और भाई आया निकल के घर से बाहर, और उसने एक्यूज नंबर 1 से कहा कि तुम ये किस तरीके से बदतमीजी कर रहे हो एक महिला के साथ, तुम उसको असॉल्ट नहीं कर सकते, ना तुम उससे बदतमीजी से बात कर सकते हो। जब उनके पति लाल जी आए तब तुम आना, और अभी तुम यहां से जाओ, निकलो यहां से।
ठीक है। ऐसा कहने पे एक्यूज पर्सन को गुस्सा आ जाता है और वो धमकी दे के जाता है लालू भाई को कि तुम्हें मैं देख लूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें देखता हूं, तुमने जो मुझसे बदतमीजी करी है उसको धमका के चला जाता है कि मैं तुम्हें देखता हूं बाद में। सेम डे एक्यूज जो है वो दूसरे 9 लोगों के साथ, यानी कि टोटल 9 एक्यूज पर्सन और साथ में अलग 8 लोगों को लेके लालू भाई के घर पे पहुंच जाता है। एक्यूज पर्सन के पास डेडली वेपन्स होते हैं, जैसे कि नाइफ, धरिया, क्या कहते हैं, पिस्टल, डंडा, ये सब लेके ये 9 के 9 लोग वहां पे पहुंच जाते हैं लालू भाई के घर पे। और लालू भाई को जो है बहुत सारी इंजरी सस्टेन होती है, यानी कि इनकी बीच हाथापाई होती है और बहुत ज्यादा चोटें लगती हैं। अब ये पूरा इंसिडेंट डिजीज यानी कि लालू भाई के ब्रदर्स ने विटनेस किया है, यानी कि कांति बाई और ठोकरे भाई ने यहाँ पे बेसिकली विटनेस किया है इस पूरे इंसिडेंट को। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही पूरा इंसिडेंट होता है तो एक्यूज पर्सन भाग जाते हैं वहां पे उसको मार पीट के। अब ठकोरे भाई जो है बेसिकली वो चन्ना भाई को बताते हैं, नाम ध्यान रखना चन्ना भाई, ठीक है। तो चन्ना भाई को इस पूरे वाक्या के बारे में बताते हैं तो चन्ना भाई कहते हैं व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से जाके पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाओ, ठीक है। अब ये जाते हैं अगले दिन सुबह, ये इंसिडेंट है 6-7 का, यानी कि 6 जुलाई को, और ये 7 जुलाई को जाके रिपोर्ट लिखवाते हैं अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, जो पुलिस स्टेशन सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर दूर होता है। अगले दिन सुबह 6 बजे लिखवाने जाते हैं, कंप्लेन रजिस्टर हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन बेसिकली शुरू हो जाती है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है डिजीज पर्सन का, पोस्टमार्टम होता है, वहां पे जो सर्जन होता है उसको पोस्टमार्टम करके बताता है कि बहुत ही ज्यादा इंजरीज आई हैं, अराउंड 22 इंजरी सस्टेन हुई हैं, जिसमें से बहुत डीप वुंड्स हैं उसको, ठीक है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है बॉडी का, वो भी बताता है कि उनकी रिब्स वगैरह प्रॉपर तरीके से फ्रैक्चर डैमेज हो जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाती हैं, बहुत ही बेरहमी से मारा होता है 9 एक्यूज ने डिजीज पर्सन को। इसके अलावा यहाँ पे जब एग्जामिनेशन हो रहा होता है बेसिकली, तो यहाँ पे जो सर्जन है वो बताता है अपनी रिपोर्ट में कि जो भी उसकी बॉडी पे इंजरीज आई हैं ये उन्हीं वेपन से आई हैं जो पुलिस स्टेशन में एफआईआर में लिखवाई गई हैं, कि भाई उनके पास नाइफ था, उनके पास धरिया था, उनके पास डंडा था, उनके पास ये सारी इंजरीज उन्हीं वेपन से सस्टेन करी हैं बॉडी पे। क्लियर? ये केस के बेसिकली आपके फैक्ट्स हैं। अब यहाँ पे जो सवाल सुप्रीम कोर्ट में खड़ा है वो ये है कि क्या जयावंती भाई एक्यूज नंबर 9, क्या उन्होंने असॉल्ट में पार्टिसिपेट किया है, वॉज ही अ पार्टिसिपेंट ऑफ दैट, क्या वो मेंबर हैं अनलॉफुल असेंबली के। Now this was the question before ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे एक्यूज ही पर्सन अपील में गया है, राइट, एसएलपी फाइल की है उसने। तो यहाँ पे सब छोटा सा सवाल ये है कि क्या जयावंती भाई एक्यूज नंबर 9 ने पार्टिसिपेट किया है इस इंसिडेंट में, और क्या वो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हैं या फिर नहीं, दिस वाज द क्वेश्चन। अब एक्यूज नंबर 9 ने डिनाई कर दिया, इस केस में वो एपेलेंट है, उन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है इस इंसिडेंट में, इस असॉल्ट के इंसिडेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। उन्होंने यहाँ पे डिफेंस लिया कि जिस दिन ये वाकया हुआ 6 तारीख को, मैं उससे एक दिन पहले यानी कि 5 तारीख को सिंहपुर गांव को छोड़ के चला गया था। कहां चले गए थे भाई? उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे एपेलेंट ने यानी कि एक्यूज पर्सन ने प्रॉपर एविडेंसेस दिए। क्या क्या एविडेंसेस दिए उसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। यहाँ पे उसने बताया कि इंसिडेंट से पहले उसने गांव को छोड़ दिया था और वो अहमदाबाद के लिए निकल गया था, क्योंकि उसने वो जो है एक इलेक्शन अपील उसने फाइल की थी गांधीनगर में, मैं वहां पे उस हेयरिंग को अटेंड करने के लिए चला गया था। इसके अलावा यहां पर उसने बताया कि वो जो हेयरिंग थी उसकी तारीख लगी थी 6-7 जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ है, और इसलिए मैं 5 तारीख को ही चला गया था गांधीनगर उस इलेक्शन अपील की सुनवाई को अटेंड करने, और वो सुनवाई बेसिकली आपके एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर के सामने हुई थी। इसके अलावा यहाँ पे उसने ये भी बताया कि उसके खिलाफ एक और क्रिमिनल केस चल रहा है, और वो क्रिमिनल केस चल रहा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने एट वाया
कुछ जगह है वहां पे, ठीक है, वहां पे एक केस चल रहा है, क्रिमिनल केस चल रहा है, जिसमें उसको उसके खिलाफ चार्जेस लगाए गए हैं 409 में आईपीसी के, ठीक है। उसका ट्रायल अभी स्टार्ट होने वाला है। उसने ये कहा इस वाले केस की भी तारीख जो है वो 6/7 ही रखी गई है, और ये दोनों केस मेरे चल रहे हैं, इलेक्शन अपील और एक ये वाला, इसकी तारीख भी 6/7 है। और मैं क्योंकि दोनों केस में अपेयर नहीं हो सकता, तो मैंने इस वाले जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जो क्रिमिनल केस है उसमें मैंने अपने काउंसिल से कहा है कि भाई मेरा पर्सनल अपीयरेंस को एग्जेम्प्ट करा लो और इस केस की तारीख डलवा लो, दूसरी एडजर्नमेंट करा लो जुडिशियल मजिस्ट्रेट वाले केस, क्रिमिनल केस की, ठीक है। तो यहां पे ये बात उसने कोर्ट को बताई कि मेरे दो केस सेम डे पे लगे हुए हैं। अब क्योंकि मैं दोनों जगह तो अटेंड कर नहीं सकता, तो मैं जो है गांधीनगर गया इलेक्शन अपील में पार्टिसिपेट करने, और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने क्रिमिनल अपील थी उसमें मैंने दरख्वास्त करी है अपने काउंसिल से कि तुम कोर्ट में जाके प्रे कर देना कि भाई पर्सनल अपीयरेंस को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए और एडजर्नमेंट ग्रांट कर दी जाए। अब हुआ क्या उसके बाद, यहां पे उसकी पर्सनल अपीयरेंस बेसिकली रिक्वायर्ड थी। कौन से केस में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जो क्रिमिनल केस था उसमें उसकी जो पर्सनल अपीयरेंस वो रिक्वायर्ड थी। अब क्योंकि इलेक्शन अपील की तारीख भी सेम थी, तो यहां पे डिफेंस विटनेस नंबर 3 जो इलेक्शन अपील के वकील थे कांतिलाल शाह, इनको अपॉइंट किया था बेसिकली जयावंती ने, एक्यूज नंबर 9 ने, केस लड़ने के लिए। तो पहले बेसिकली इस केस की तारीख आपकी 14 जून थी, लेकिन फिर इलेक्शन अपील बेसिकली एडजर्न करके उसकी तारीख क्या आ गई थी, 6 तारीख आ गई थी, ठीक है। तो इलेक्शन अपील की पहली तारीख लगी थी 14 जून, फिर वो एडजर्न होके 6 जुलाई को लग गई, और सिमिलरली क्रिमिनल अपील भी आपका 6 जुलाई के दिन ही उसकी हियरिंग होने लगी, ठीक है। दोनों जगह उसने अपने अपने काउंसिल्स भेज दिए थे, एक जगह तो वो खुद प्रेजेंट हुआ था इलेक्शन अपील में और दूसरी जगह उसने काउंसिल से एग्जम्पशन मांग ली थी। तो यहाँ पे क्रिमिनल केस में जो डिफेंस विटनेस आपका 4 है बेसिकली, उसने क्या किया, वो उसने उसको अपॉइंट किया गया एज अ काउंसिल। उसने यहाँ पे उससे कहा कि हियरिंग होगी, हियरिंग आपकी एडजर्न हो गई है, ठीक है। पहले 14 तारीख को सुनवाई थी, तो यहाँ पे उसने एक पोस्ट कार्ड भेजा था, एविडेंस, ध्यान दो सुनना। यहाँ पे क्रिमिनल केस जो था, तो डिफेंस विटनेस 4 जो है वो काउंसिल अपॉइंट किया गया था उस केस में एक्यूज अपेलेंट द्वारा, और कांतिलाल शाह जो इलेक्शन अपील के जो काउंसिल थे, वकील थे, उन्होंने एक्यूज पर्सन को, यानी कि एक्यूज नंबर 9 जो इस पर्टिकुलर केस में एपेलेंट हैं, उनको एक पोस्ट कार्ड भेजा, और उस पोस्ट कार्ड में साफ साफ लिखा था कि पहले 14 जून डेट थी इलेक्शन अपील की, अब वो एडजर्न होके 6/7 हो गई है, यानी कि 6 जुलाई हो गई है, और आपका आना जरूरी है। ऐसा एक पोस्ट कार्ड डिफेंस विटनेस 3 ने एक्यूज पर्सन को भेजा था। अब एक्यूज एपेलेंट जो है इस पर्टिकुलर केस में, वो दोनों केस को तो अटेंड कर नहीं सकता, तो यहां पे जो क्रिमिनल केस था उसमें मैंने बताया कि उसने अपने काउंसिल से रिक्वेस्ट करी कि एप्लीकेशन लगा दो तुम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट के सामने कि उसके अपीयरेंस को, पर्सनल अपीयरेंस को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए और मैटर को बेसिकली एडजर्न कर दिया जाए। ऐसी एप्लीकेशन लगाने को उसने बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे तो जो इलेक्शन अपील वाले केस में उसने पोस्ट कार्ड भेजा था कि भाई तुम्हारी प्रेजेंस जरूरी है, मैंडेटरी है। अब जो ये एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को जुडिशियल मजिस्ट्रेट जज साहब ने डिसमिस कर दिया, बोले नहीं हमें तो अपीयरेंस ही चाहिए, पर्सनल अपीयरेंस चाहिए एक्यूज पर्सन की। और यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन को डिसमिस करते हुए एक वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर दिया, उसके खिलाफ एक वारंट ऑफ अरेस्ट यहाँ पे इशू कर दिया, ठीक है। अब वारंट ऑफ अरेस्ट यहाँ पे उस एक्यूज पर्सन के खिलाफ इशू हो गया। उसी दिन, क्योंकि सेम डे हियरिंग चल रही है यहाँ पे क्रिमिनल अपील की, और सेम डे हियरिंग चल रही है आपकी इलेक्शन अपील की। इलेक्शन अपील में बेसिकली एक्यूज पर्सन गया हुआ है, एक्यूज नंबर 9 प्रेजेंट है। तो यहां पे एक्यूज एपेलेंट ने कोर्ट को बताया कि उसकी जो हियरिंग है एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर के सामने, वो 6 तारीख को स्टार्ट हुई है सुबह 11 बजे, और वो चली है अराउंड 2:30 बजे तक दोपहर में, ठीक है। ऐसा उसने कोर्ट को बताया। इसके रिस्पेक्ट में उसने प्रॉपर एविडेंसेस भी दिया। अभी सिर्फ केस के फैक्ट समझ लो। नाउ जो डिफेंस का वर्जन है वो ये है कि वो ये कहता है कि एक्यूज एपेलेंट जो है वो उसके बाद अहमदाबाद में जू में भी गया घूमने अपने एक दोस्त के साथ, राइट। तो सबसे पहले
उसने 6 तारीख की सुबह 11 बजे प्रोसीडिंग अटेंड करी इलेक्शन अपील की। उसके बाद वो अराउंड 4 बजे शाम को जू गया अपने दोस्त के साथ घूमने। उसके बाद यहाँ पे उसने बताया कि गांधीनगर में उसका एक दोस्त सेक्रेटेरिएट में एज अ क्लर्क की नौकरी करता है, वो उससे मिलने भी गया। अब जब सेक्रेटेरिएट में आप अंदर जाते हो तो आपको पास लेना पड़ता है, एंट्री होती है, तो वो सारा उसने पास लिए, उसमें उसके सिग्नेचर भी हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड्स भी हैं। तो यहाँ पे वो सेक्रेटेरिएट गया मिलने और वहां से वो लौट के अपने एक फ्रेंड के साथ रहा जिसका नाम है यहाँ पे मेनक भाई, डिफेंस विटनेस 2। यानी कि पहले उसने प्रोसीडिंग अटेंड करी, जू घूमने गया, उसके बाद उसने जो है यहाँ पे अपने दोस्त से मिला जो दोस्त सेक्रेटेरिएट में क्लर्क है, और उसके बाद अपने दोस्त के साथ कुछ देर रुका, और रात में 12 बजे और 1 बजे के बीच में रात में वो रवाना हो गया सिंहपुर के लिए। और सिंहपुर अगले दिन सुबह 7 को पहुंचा, यानी कि 7 जुलाई को अगले दिन पहुंचा। ठीक है, ये पूरा इंसिडेंट हुआ यहाँ पे। अब रात में अराउंड मेनक भाई जिसके साथ वो रुका था और दिनेश भाई उसको बस स्टेशन पे छोड़ा है, बस वहां से उसने ली। ठीक है, बस उसने बोर्ड करी, वो वहां पे पहुंचा अगले दिन सुबह 7 जुलाई को। नाउ ये सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने रखे गए। The registered was summoned in evidence and the accused appellant appearing as DW2 has deposed on oath to the entry made in the presence by the clerk concerned and the signature put by him on the register। तो यहाँ पे जो भी एंट्रीज हुई थी सेक्रेटेरिएट ऑफिस में जाने के लिए, जो एंट्री होती है रजिस्टर में, वो उसमें उसके सिग्नेचर भी है कि उस पर्सन के टाइम भी लिखा हुआ है, सारी चीजें बेसिकली उसने उस ओथ पे कोर्ट में डिपोज करी। इतना ही नहीं, अब ये तो केस के फैक्ट्स हो गए कि ऐसा उसने किया। अब इसके रिस्पेक्ट में प्रॉपर एविडेंसेस किस तरीके से कोर्ट में रखे गए उसको डिस्कस कर रखा है यहाँ पे। कहता है however the accused himself choose to appear in the witness box। वहां पे एक्यूज खुद से विटनेस बॉक्स में आया और उसने ओथ पे डिपोज किया कि अपना पूरा वर्जन ही, पूरी स्टोरी उसने बताई कि भाई मैं तो उस दिन उस जगह पे था ही नहीं जहां पे ये इंसिडेंट हुआ है। कैसे? यहाँ पे सबसे पहले उसने एग्जामिन किया डिफेंस विटनेस 3 को, जो इलेक्शन अपील में वकील थे कांतिलाल शाह, उनको यहाँ पे बुलाया कोर्ट में, और साथ में डिफेंस विटनेस 5 जो उसका दोस्त क्लर्क था सेक्रेटेरिएट में रमन भाई, उसको बुलाया कटघरे में। ठीक है, और यहाँ पे जो एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर के सामने जो क्लर्क था उसको बुलाया रमन भाई, डिफेंस विटनेस 5 सॉरी। ठीक है, जो क्लर्क था एडिशनल डेवलपमेंट ऑफिसर के सामने, उस ऑफिस का जो क्लर्क था उसको बुलाया, ये प्रूव करने के लिए कि वो 11 बजे से 2:30 बजे तक कोर्ट की प्रोसीडिंग अटेंड कर रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले उसने क्या प्रूफ किया कि 11 बजे से 2:30 बजे तक वो कहां था, उसको प्रूफ करने के लिए उसने इन दोनों लोगों को बुलाया, कोर्ट में कटघरे में खड़ा किया गया। अब यहाँ पे जो रमन भाई है, यानी कि जो कोर्ट का जो कमिश्नर के ऑफिस का जो क्लर्क है, उसने यहाँ पे बताया कि वो रेगुलरली 10:30 बजे सुबह ऑफिस आता है और वो रूटीन काम करता है, मेल वगैरह डिस्पोज ऑफ करता है, ये सारी चीजें करता है। ठीक है, और उसके आधे घंटे के बाद, उसके आने के आधे घंटे के बाद से प्रोसीडिंग्स कोर्ट में स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये यहाँ पे किसने बताया? डिफेंस विटनेस 5 ने बताया, जो क्लर्क है किस ऑफिस का, जहां पे एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर बैठते हैं, उस ऑफिस का वो क्लर्क है, उसने कोर्ट में आके बयान दिए। इसके बाद उसने जो है ये बताया कि एपेलेंट का जो केस था वो आइटम नंबर 4 था और उससे प्रीवियस 3 आइटम में पार्टीज वगैरह नहीं आई थी, तो उसकी प्रोसीडिंग्स बेसिकली हुई नहीं थी। तो जो एपेलेंट का केस था उसकी सुनवाई आपकी 11:30 बजे अराउंड स्टार्ट हो गई थी, ऐसा यहाँ पे क्लर्क ने बताया, और उसने कहा कि अराउंड 2 से 2:30 के बीच में उनकी प्रोसीडिंग्स खत्म हो गई थी। ठीक है, नाउ इन द रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड उस ऑफिस में मेंटेन होता है, उस रिकॉर्ड में प्रेजेंस इंश्योर है कि भाई हाँ एक्यूज पर्सन, यानी कि एक्यूज नंबर 9 जयावंती भाई अटेंड करने गए थे अपने काउंसिल के साथ। ये उस रिकॉर्ड में मेंटेन है, ऑलरेडी वहां पे गए थे जहां पे कमिश्नर के ऑफिस में, एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर के ऑफिस में, उसके रिकॉर्ड में चीज मेंटेन है कि जयावंती भाई के साथ कांतिलाल शाह जो उसके वकील हैं, वो 11 से 2:30 बजे के करीब बीच में वहां पे थे प्रेजेंट। अब जो डिफेंस विटनेस 3 है
उसके बारे में यहाँ पे रिकॉर्डेड है, दोनों के सिग्नेचर है वहां पे, ठीक है। उन्होंने जो टोकन लिया था अटेंड करने के लिए ऑफिस, उसमें घुसने के लिए, ऑफिस में घुसने के लिए जो टोकन वगैरह लिया था, वो सारी चीजें हैं और उसमें दोनों के साइन हैं। यानी कि डिफेंस विटनेस 3 जो वकील है इलेक्शन अपील का, उसके भी सिग्नेचर हैं और एपेलेंट के भी सिग्नेचर है, जयावंती भाई एक्यूज नंबर 9 के भी सिग्नेचर है उसमें। तो ये बात प्रूव हो गई कि 11 से 2:30 बजे के बीच में वो वहां पे कोर्ट में ही था, ठीक है, यानी कि कमिश्नर के ऑफिस में ही था। नाउ जो रमन भाई हैं डिफेंस विटनेस 5, उन्होंने आके कोर्ट में फर्दर बताया, बयान दिए अपने, कि वो जो है पूरे प्रोसीडिंग में वहां पे प्रेजेंट था, पूरी हेयरिंग में, जो हेयरिंग एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर के सामने हुई वो वहां पे प्रेजेंट था और जो भी सबमिशंस हो रहे थे उसके उसने नोट्स भी बनाए थे, ठीक है। नाउ इस चीज को देखते हुए जो उसका इन्वॉल्वमेंट था एक्यूज एपेलेंट का इस इंसिडेंट में, ये कैसे पॉसिबल है? द क्वेश्चन इज हियर। अब द क्वेश्चन लाइज हियर कि भाई वो तो 11 से 2:30 बजे तक वहां था, तो चांसेस है कि हो सकता है वो लौट के आ गया हो गांव में अपने। लेकिन कहानी यहीं तक खत्म नहीं हुई है, इसके आगे भी है। अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक्यूज एपेलेंट, क्योंकि उसके खिलाफ चार्जेस थे, उसको फॉल्सली इम्प्लीकेट कर दिया था किस पर्टिकुलर केस में, तो जयावंती भाई एक्यूज नंबर 9 ने क्या किया, एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर से क्या किया, एक सर्टिफिकेट इशू करा लाए। वो बोले ये इशू कर दो कि मैं जो है प्रोसीडिंग में यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, बस इतना इशू कर दो। तो यहाँ पे जो एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर है ना, उसने एक इशू सर्टिफिकेट इशू कर दिया, ये दिखाते हुए कि भाई वो ऑफिस में प्रेजेंट था 6 तारीख को, 6 जुलाई को जयावंती भाई जो है वो एडिशनल कमिश्नर के ऑफिस में प्रेजेंट थे। इस बात का वो सर्टिफिकेट इशू करा लाया उस कमिश्नर से, ठीक है, क्योंकि उसको पता था उसको नाम केस में फॉल्सली इम्प्लीकेट कर दिया गया है। अब जो ये सर्टिफिकेट है वो क्या बता रहा है, देखो यार जनरल सर्टिफिकेट इशू किया है इसके प्रेजेंस का, कि भाई इस तारीख को वो बंदा यहाँ पे कोर्ट की हियरिंग को अटेंड कर रहा था। अब उसमें टाइमिंग तो लिखी नहीं जाएंगी, जनरली ऐसे स्टेटमेंट में टाइमिंग्स वगैरह नहीं लिखी होती हैं, तो वहां पे टाइमिंग मेंशन नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ऐसे रिकॉर्ड्स में टाइम बेसिकली मेंटेन नहीं किया जाता है। नाउ द फैक्ट रिमेन्स दैट द एक्यूज was in attendance in the office of additional development commissioner। अब इस सर्टिफिकेट से ये बात प्रूव होती है कि भाई उस ऑफिस में, एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर के ऑफिस में, वो एक्यूज पर्सन, एक्यूज नंबर 9 जयावंती लाल प्रेजेंट थे गांधीनगर में, और उन्होंने जो है 11 बजे उनकी प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई थी और वो थ्रू आउट अपने प्रोसीडिंग में प्रेजेंट थे, ये बात प्रूव होती है। नाउ जो पोस्ट कार्ड किसने भेजा था, जो डिफेंडेंट्स विटनेस 3, जो इलेक्शन अपील का जो काउंसिल है, ठीक है, उसने जो पोस्ट कार्ड भेजा था वो भी कोर्ट में लगाया गया। यहां पे जो पोस्ट कार्ड कांतिलाल शाह, डिफेंडेंट्स विटनेस 3 जो एडवोकेट है इलेक्शन अपील के, उन्होंने जो पोस्ट कार्ड भेजा था उसमें पोस्टल स्टैंप भी है, ठीक है, और सील भी लगाई गई है उस पोस्ट कार्ड में, उसको प्रोड्यूस किया गया एविडेंस के तौर से, ठीक है, जहां पे ये चीज कम्युनिकेट हो रही है काउंसिल से पार्टी को, यानी कि कांतिलाल शाह जी बता रहे हैं अपने पार्टी को कि भाई तुम्हारा आना जरूरी है, पहले ही मैटर पे तारीख लग चुकी है, पहले 14 तारीख को था, अब 6 तारीख डेट आई है, आपको आना पड़ेगा। तो ये पोस्ट कार्ड ये प्रूव कर रहा है कि 6 तारीख को ये बात पक्की है कि इलेक्शन अपील पे सुनवाई होनी है। ये बात कैसे प्रूव हो रही है, इस पोस्ट कार्ड से प्रूव हो रही है कि पोस्ट कार्ड ये शो कर रहा है कि भाई इलेक्शन अपील की तारीख क्या है, 6 तारीख है, 6 तारीख उसकी डेट रखी गई है, राइट। नाउ ऑन दिस वेरी ग्राउंड, इस आधार पे एपेलेंट ने एक एप्लीकेशन बेसिकली मूव करी थी अपने क्रिमिनल केस में बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये कहते हुए कि मेरा पर्सनल अपीयरेंस एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। इस पोस्ट कार्ड के आधार पे ही तो उसने दरख्वास्त करी अपने दूसरे क्रिमिनल केस में कि भाई मुझे एग्जेम्प्ट कर दिया जाए कि मैं पर्सनली अपेयर नहीं हो पाऊंगा और मेरे केस को एडजर्न कर दिया जाए, क्योंकि उस क्रिमिनल केस की भी हेयरिंग सेम 6 तारीख को ही थी। तो इस पोस्ट कार्ड के आधार पे उसने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन रखी थी, जो बेसिकली उसने डिसमिस करके वारंट इशू कर दिया था, राइट। तो ये प्रूव होता है कि 6 जुलाई को इलेक्शन अपील की हेयरिंग थी और साथ में क्रिमिनल केस की भी हेयरिंग थी। इन डॉक्यूमेंट से ये दो बातें प्रूव होती हैं, ठीक है। आगे कैसे कैसे चीजें प्रूव हुई, और अब अपने एप्लीकेशन के सपोर्ट में यहां पे जो पोस्ट कार्ड भेजा था एडवोकेट ने, उसको बेसिकली कोर्ट के सामने रखा गया, उसको फाइल किया गया, और जो रिकॉर्ड था एप्लीकेशन का
जिसके साथ वो पोस्ट कार्ड लगाया गया था कि भाई इसके आधार पे मुझे जो है अलाउ, मेरे एग्जेम्पशन कर दिया जाए पर्सनल अपीयरेंस को, उसको ट्रायल कोर्ट के सामने रखा गया और उसको प्रूव कराया गया डिफेंस विटनेस 4 द्वारा, जो क्रिमिनल केस में वकील थे। वो आए कोर्ट में गवाही देने, उन्होंने कोर्ट में कहा कि हाँ उस पोस्ट कार्ड के आधार पर मैंने इस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ये एप्लीकेशन लगाई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे एविडेंस के तौर पे जो जू गए थे घूमने उसकी भी टिकट लगाई गई। तो जयावंती भाई जो अपने दोस्त के साथ जू गए थे देखने के लिए, उसके लिए टिकट खरीदी थी, वो टिकट्स भी कोर्ट में लगा दी गई। इसके अलावा इस केस में जो बस टिकट खरीदी थी, जो रात में 12 बजे के बाद बस बोर्ड करी थी, उसकी जो टिकट थी वो भी यहाँ पे कोर्ट में प्रोड्यूस करी गई कि भाई टिकट जो है रात में 6 तारीख की रात 12 बजे यानी कि 7 तारीख लग जाती है, तो वहां पे उस टाइम पे वो टिकट खरीदी गई थी और वो उस गांव जहां पे इंसिडेंट हुआ सिंहपुर गांव पहुंचे थे 7 जुलाई को। इंसिडेंट कब का है? 6 जुलाई का। पहुंचे कब है? मॉर्निंग में 7 तारीख को। अब ये तो यहाँ पे डिफेंस साइड ने बताई अपनी पूरी बात। यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जब एग्जामिन किया गया तो उन्होंने ये कहा क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान पे कि अगर आप गांधीनगर से सिंहपुर गांव आओगे तो अराउंड 8 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। अगर कोई ट्रैफिक नहीं है, अगर बिल्कुल रास्ता क्लियर है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो 8 घंटे मिनिमम लगेंगे आने में। अब क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने एडमिट की चीज कि अगर रोड क्लियर है, सब कुछ है, तो आपको 8 घंटे वहां से आने में लगेंगे, गांव पहुंचने में लगेंगे। इसके अलावा यहां पे उन्होंने ये भी एडमिट किया कि जनरली इतना क्राउड आता नहीं है इधर से उधर, तो कभी कभी क्या होता है कि बस वाला वाया सूरत ले जाता है और उसमें यूजुअली ज्यादा टाइम लगता है। अब सवाल यहां पे ये है कि जब डिफेंस ने यानी कि एक्यूज पर्सन ने, एक्यूज नंबर 9 जयावंती भाई ने प्रॉपर एविडेंसेस रखे थे ये प्रूफ करते हुए कि भाई वो वहां पे प्रेजेंट नहीं था, उसने जो प्ली लिया था एलबी का, उसको हाई कोर्ट ने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? क्योंकि मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की बात सुन के ही सबको कन्विक्ट कर दिया 302 में मर्डर के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब इतने सारे एविडेंसेस थे ही, तो हाई कोर्ट ने प्ली ऑफ एलिबी क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? वहां पे ये डिफेंस को क्यों नहीं एंटरटेन किया गया? उस पे यहाँ पे हाई कोर्ट ने ये चीजें कही। हाई कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जो प्ली ऑफ एलिबी है उसको हम कंसिडर हमने क्यों नहीं किया, उसके ऊपर रीजनिंग यहाँ पे दी। High Court took into consideration the plea of alibi taken by the accused appellant and formed an opinion that the plea was not strictly proved. यहाँ पे हाई कोर्ट का ये कहना था कि प्ली जो है प्रॉपर तरीके से प्रूव नहीं किया है, एज पॉसिबिलिटी है कि एक्यूज पर्सन जो है वो उस इंसिडेंट के टाइम पे प्रेजेंट है, उस जगह पे प्रेजेंट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो हाई कोर्ट ने पहली कंटेंशन क्या दी, डिनाई करते हुए इस डिफेंस को कि भाई मैंने प्ली ऑफ एलिबी इसलिए एक्सेप्ट नहीं करी क्योंकि पॉसिबिलिटी थी कि एक्यूज पर्सन पहुंच गया होगा उस पर्टिकुलर जगह पे जहां पे इंसिडेंट हुआ है। और यहां पर उन्होंने कहा कि प्रॉपर तरीके से प्रूव नहीं हुआ है। पहली बात तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे ये कही। और जो रीजन असाइन किया हाई कोर्ट ने, वो रीजन क्या असाइन किया? हाई कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि प्रोसिक्यूशन के जो एविडेंसेस है ना, वो एक्यूज पर्सन का गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करते हैं। यानी कि जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस हमारा कहता है कि आपको एक्यूज पर्सन का गिल्ट प्रूफ करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, प्रोसिक्यूशन ने प्रॉपर तरीके से सही एविडेंसेस देके गिल्ट प्रूफ कर दिया है एक्यूज पर, सारे ही एक्यूज पर्सन का, इंक्लूडिंग एक्यूज नंबर 9 जयावंती भाई। तो यहाँ पे ये रीजनिंग दी कि जो कंडक्ट है आपके एक्यूज पर्सन का, दैट अपीयर्स टू बी अननेचुरल। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक बात और इन्होंने यहाँ पे हाई कोर्ट ने कही कि भाई हमने इसलिए प्ली ऑफ एलिबी एक्सेप्ट नहीं किया कि जब ये 7 तारीख को पहुंचे और 7 तारीख को इनको पता चला तो इन्होंने प्रॉम्प्टली जाके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को क्यों नहीं बताया कि भाई ये तो थे ही नहीं यहाँ पे और इनको फॉल्सली इम्प्लीकेट कर दिया गया है। ये बात यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को क्यों नहीं बताई नेक्स्ट डे 7 तारीख को? ये एक और रीजन दिया यहाँ पे हाई कोर्ट ने। पहला तो कहा कि भाई उन्होंने प्रूव कर दिया बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रोसिक्यूशन ने, दूसरा यहाँ पे कहा कि प्रॉपर तरीके से प्रूव नहीं कर पाए और चांसेस हैं कि वो पहुंच सकते हैं इंसिडेंट पे। और यहाँ पे ये बात और कह दी कि भाई अगर ऐसा था ही कि तुम यहाँ पे तुम गांधीनगर में थे तो आपने ये बात तब उस दिन क्यों नहीं बताई जाके पुलिस ऑफिसर को कि भाई मैं को फॉल्सली इम्प्लीकेट कर दिया गया है। ये भी यहाँ पे हाई कोर्ट ने तर्क दिया और इस वजह से हमने प्ली ऑफ एलिबी को एंटरटेन नहीं किया, वो डिफेंस हमने एक्सेप्ट नहीं किया।
यहाँ पे हाई कोर्ट के ओपिनियन में कुछ और चीजें भी इन्होंने कही कि भाई प्ली ऑफ अलीबाई पूरी तरीके से सब्सटैंटिएट नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपने दिनेश भाई और दूसरा पर्सन उसको जो है एग्जामिन नहीं किया। यानी कि दिनेश भाई जिसके साथ वो थोड़ी देर के लिए रात में रुका था 12 बजे से पहले आसपास, उसको आपने एग्जामिन नहीं किया है और ना ही आपने जो है उसको सेक्रेटेरिएट के जो क्लर्क था उसको एग्जामिन किया है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आपने कुछ विटनेसेस को एग्जामिन नहीं किया, इसलिए हम जो है प्ली ऑफ एलिबाई को नहीं मानते हैं, हम इस डिफेंस को एंटरटेन नहीं करेंगे। नाउ देयर वर सीरियस रीजंस जो असाइन किए गए बाय द ट्रायल कोर्ट इस चीज को डिसबिलीव करने के लिए कि प्ली ऑफ एलिबाई जो है वो नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रीजंस दिए गए ट्रायल कोर्ट द्वारा और हाई कोर्ट द्वारा कि भाई इन आधारों पे हम प्ली ऑफ एलिबाई नहीं मानेंगे, हम इसको एज अ डिफेंस नहीं कंसीडर करेंगे। हाउएवर यहाँ पे कुछ एडिशनल रीजंस भी दिए गए हाई कोर्ट द्वारा। तो जब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो ये हाई कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि जो रीजन असाइन किए हैं ट्रायल कोर्ट ने कि भाई एप्लीकेशन फॉर एंटिसिपेटरी बेल जो एक्यूज ने फाइल करी थी हैज स्टेटेड कि वो जो है ऑफिस में प्रेजेंट था सिर्फ 1 बजे तक। ठीक है, और उसके बाद उसने अपना ये वर्जन को बाद में इंप्रूव कर दिया और फिर कह दिया कि 2:30 बजे तक प्रेजेंट था। तो ये कहीं ना कहीं एक डाउट क्रिएट करता है। तो ये एक और एडिशनल रीजन हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई इस वजह से हम प्ली ऑफ एलिबाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये बात भी यहाँ पे हाई कोर्ट ने कही। नाउ इवन इन द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट ने ये लेकिन मना नहीं किया कि वो इलेक्शन अपील को अटेंड करने नहीं गया था। ये बात हाई कोर्ट ने यहाँ पे नहीं कही। इनफैक्ट हाई कोर्ट के ओपिनियन में भी कि जो ये प्ली है कि उस तारीख को जिस दिन इंसिडेंट हुआ 6 जुलाई को वो अहमदाबाद में पार्टिसिपेट कर रहा था अपील में और वो अपेयर था इलेक्शन कमिश्नर के सामने, जो एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर के सामने वो प्रेजेंट था, इस बात को हाई कोर्ट डिनाई नहीं कर रहा है। लेकिन सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से कोर्ट को लगता है कि भाई कुछ कुछ डाउट है, कुछ कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं जिसकी वजह से हम नहीं मानेंगे कि भाई हम इस डिफेंस को इंटरटेन नहीं करेंगे क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ किया है। अब यहाँ पे बहुत सारे रीजंस दिए ये बताते हुए कि हाई कोर्ट ने क्यों नहीं अलाउ किया। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के तौर से के तरीके से आया, पेश किया गया, तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स डिटेल में डिस्कस किए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। वो क्या क्या थे देखो, यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो डिफेंस विटनेस 3 है, ठीक है, यानी कि जो काउंसिल है आपका इलेक्शन अपील का जो वकील है और जो रमन भाई हैं जो क्लर्क हैं उस ऑफिस के, कमिश्नर के ऑफिस के, उन्होंने प्रॉपर तरीके से बताया है कि एक्यूज जो है वहां पे प्रेजेंट था। बट द हियरिंग मस्ट हैव लास्टेड फॉर अ रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम assuming without holding that it had not continued up to 2 or 2:30 PM। अब ये वाली बात जो है बेसिकली हाई कोर्ट ने कही। हाई कोर्ट मना नहीं कर रहा है, हाई कोर्ट शक नहीं कर रहा है इस बात पे कि तुम नहीं गए थे इलेक्शन अपील अटेंड करने। वो ये कह रहा है कि माना मैंने कि अपीलेंट गया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी लंबी जो है उसकी अपील की सुनवाई चली होगी। और इन सारे डाउट्स के आधारों पे मैं जो है प्ली ऑफ एलिबाई एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर केस में। ऐसा रीजनिंग बेसिकली हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में दी। और यहाँ पे उसके पास डाउट भी है कि जो एंट्री है, वी हैव ऑल्सो नो रीजन टू डाउट द एंट्री। सॉरी, यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि मैं सिर्फ यही शक नहीं कर रहा हूँ कि वो इलेक्शन अपील में अटेंड करने गया था या फिर नहीं गया था, मैं ये बात मान रहा हूँ कि वो गया था, मैं ये भी बात मान रहा हूँ कि वो रजिस्ट्रार में अपने क्लर्क दोस्त से मिलने गया था, क्योंकि वो सारी चीजें प्रूव हो रही है ना, वो तो एंट्रीज हैं, वो तो रिकॉर्ड्स हैं, वो तो प्रॉपर तरीके से प्रूव हुई हैं। बट यहाँ पर उन्होंने कहा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो एक्यूज पर्सन गांधीनगर से सिंहपुर गाँव आ गया होगा रात में 8 बजे, क्योंकि 6 तारीख को रात में 8 बजे का वो वाकया है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा कि पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं कि भाई एक्यूज पर्सन गांव लौट गया हो। ठीक है, नाउ अज्यूमिंग दैट द एक्यूज एपिलेंट डिपार्टेड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर, कि भाई उसने वहां से डिपार्ट किया, ठीक है, और फिर वो केस के कंक्लूड होने से पहले वो डिपार्ट कर गया या उस टाइम पे वो डिपार्ट कर गया, फिर उसने रीजनेबल टाइम सेक्रेटेरिएट दोस्त के साथ भी किया, वुड बी ऑब्वियसली ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ द डे। देयर आफ्टर ही मे हैव लेफ्ट फॉर गांधीनगर, वहां से गांधीनगर से वो लेफ्ट कर गया होगा गांव के लिए, अपने सिंहपुर गांव के लिए। तो यहाँ पे कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सारी रीजनिंग दी और कह दिया भाई कि हम प्ली ऑफ एलिबाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे हाई कोर्ट ने, ये बात हाई कोर्ट ही कह रही है अभी, हाई कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जो भी अवेलेबल ट्रांसपोर्ट है, बस ट्रांसपोर्ट जो भी अवेलेबल है, वहां से अराउंड 300 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए
अगर ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप 300 किलोमीटर चल रहे हो तो एक रीजनेबल टाइम ले लेते हैं कि भाई बीच में टाइम लगता है, ड्रॉप करते हो आप लोगों को, और सो 8 से 10 घंटे आपको वहां पर पहुंचने में लगेंगे. नाउ इट डज नॉट अपीयर प्रोबेबल that the accused could have reached Singapore and participated in the incident which has said to be taken place at about 8 p.m. in the night. अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का यहां पे ये कहना है कि कैसे पॉसिबल है कि वो 8 घंटे ट्रैवल करके पहुंच गया हो रात में 8 बजे सिंगापुर, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर आप जाओगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आपको 8 से 10 घंटे लगेंगे भाई ट्रैवल करने में. तो कैसे पॉसिबल है कि एक्यूज पर्सन वहां पे पहुंच गया हो? दिस वाज द क्वेश्चन. प्लियो फेलिबे का डिफेंस लिया था ना उसने यहाँ पे कि भाई मैं वहां था ही नहीं. अब नेक्स्ट डे एक्यूज एपेलेंट जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भी जाता है. ये एक एडिशनल फैक्ट है जो बाद में ऐड किया गया यहाँ पे कि भाई नेक्स्ट डे क्या होता है, 7 तारीख को वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाता है. क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसके खिलाफ अरेस्ट इशू कर देता है, वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर देता है. उसको कैंसिल कराने के लिए वो अगले दिन 7 तारीख को जो एक्यूज्ड है हमारा वो वहां पे जाता है और वहां पे ये प्रे करता है कि भाई इसको रिकॉल कर लो, इस वारंट ऑफ अरेस्ट को रिकॉल कर लो, क्योंकि मेरी वहां पे दूसरी जगह दूसरे केस में तारीख लगी हुई थी. ये ग्राउंड वो शो करके वहां पे रिकॉल करवा लेता है अपना वारंट ऑफ अरेस्ट. ठीक है, तो यहाँ वहां पे भी जो जजमेंट देता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिकॉल करते हुए वारंट ऑफ अरेस्ट, उसका डॉक्यूमेंट भी कोर्ट में लगाया जाता है. ठीक है, नाउ दिस एप्लीकेशन वाज अलाउड. वो एप्लीकेशन रिकॉल करने वाली वारंट ऑफ अरेस्ट को वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसकी बात सुन के अलाउ कर देते हैं और उसका भी एविडेंस कोर्ट में लगा दिया जाता है. नाउ सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब आप प्रोसिक्यूशन के केस को प्रॉपरली आपने केयरफुली एग्जामिन कर लिया है, ऑल्दो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये रिकॉर्ड किया कि भाई एपेलेंट जो है उसने पार्टिसिपेट किया है उस इंसिडेंट में, बट कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स हैं जो बेसिकली ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने इग्नोर कर दिए हैं. यहां पे आउट एंड आउट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर आर समथिंग फ्यू फीचर्स जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने नेग्लेक्ट किए. वो फीचर्स क्या थे, वो क्या बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करी और इस पर्टिकुलर केस में अलाउ करी प्ली ऑफ एलिबी? देखो यहां पे कोर्ट ने कहा कि डिफेंस की बात तो हमने सुन ली, आओ एक बार प्रोसिक्यूशन विटनेस की बात कर लेते हैं. तो प्रोसिक्यूशन विटनेस के जो 4 आई विटनेस थे ना, जो गवाही देने आए थे कोर्ट में, उन चारों में से कोई भी ये नहीं बता पाया कि एक्यूज नंबर 9 ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया है उस केस में. यानी कि एक्यूज पर्सन का क्या रोल रहा उस इंसिडेंट में, ये कोई भी आई विटनेस नहीं बता पाया. ना ही कोई भी आई विटनेस ये बता पाया कि उसके हाथ में कौन सा वेपन था. एक जनरलाइज स्टेटमेंट बेसिकली आई विटनेस ने दिया था अगेंस्ट द एक्यूज एपेलेंट. पहली बात तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज ऑब्जर्व करी कि भाई उसके हाथ में कौन सा वेपन था, किस तरीके की इंजरी उसने इन्फ्लिक्ट करी, कैसे मारा, इसके बारे में कोई भी चारों के चारों आई विटनेस कुछ नहीं बोले. अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्यूज पर्सन को जब अरेस्ट किया गया तो उसके पास से कोई भी मतलब जब उसके खिलाफ एफआईआर लिखवाई गई तो वहां पे पता नहीं चला कि भाई कौन सा वेपन उसने यूज किया था. तो कोई रिकवरी नहीं हुई है वेपन की, कोई भी रिकवरी वेपन की नहीं हुई है, कोई भी वेपन रिकवर नहीं हुआ, सॉरी. दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे नोटिस करी वो ये नोटिस करी कि रात में 8 बजे का वाकया है, 6 जुलाई का. 7 जुलाई को सुबह 6 बजे आप एफआईआर रजिस्टर कराने जाते हो. क्यों भाई, इतनी लेट क्यों? जब आप इंसिडेंट रात में 8 बजे हुआ था और थाना आपके घर से सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर दूर था, तो आपने अगले दिन सुबह का इंतजार क्यों किया? तो यहां पे एक डाउट अराइज होता है, एक गैप, एक स्लॉट मिल जा रहा है जहां पे आपका प्ली ऑफ एलिबी फिट इन होगा. कैसे होगा मैं बताती हूं आपको. यहां पे आप ये देखो कि डिस्टेंस था आपका सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर और अगले दिन एफआईआर सुबह 6 बजे लिखवाई गई है. इससे ये डाउट अराइज होता है कि भाई कुछ ना कुछ तो हुआ है गड़बड़, कुछ ना कुछ, देयर इज सम एम्बलिशमेंट इन द एफआईआर. क्यों ऐसे गलत, मतलब इतना टाइम क्यों लिया? इंसिडेंट हुआ, मौत हो गई, भाई जल्दी जाके एफआईआर लिखवाओ. हु गोना वेट फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग, राइट? तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा बट द फैक्ट रिमेन्स दैट द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, पहली इंफॉर्मेशन किसको दी गई? चन्ना बाई को दी गई, याद करो.
ठीक है, तो चन्ना बाई को दी गई, चन्ना बाई के साथ जो है वो गए थे एफआईआर लिखवाने, राइट। डिजीज का भाई और चन्ना भाई साथ में गए थे एफआईआर लिखवाने। तो चन्ना भाई उसके साथ थे जब एफआईआर लिखवाई जा रही थी। और इस पर्टिकुलर केस में देयर इज अ possibility of some embellishment having crept into the FIR in the view of political influence। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि जो चन्ना भाई है ना, उनका एक्यूज नंबर 9 यानी कि जयावंती भाई के साथ पॉलिटिकल कुछ लफड़े हैं, अनबन है, पॉलिटिकल इश्यूज है उनके साथ, एंटी पार्टीज हैं वो, ठीक है। तो चन्ना भाई जो है उनके जो है आपस में पॉलिटिकल व्यूज नहीं मिलते हैं, उनके कुछ अनबन चल रही है पॉलिटिकली, और चन्ना भाई साथ गए थे एफआईआर लिखवाने। तो भाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ तो गड़बड़ हुई है एफआईआर लिखवाते वक्त। यहाँ पे चन्ना भाई ने ही जानबूझ के उसका नाम फॉल्सली इम्प्लीकेट कर दिया है। क्यों? क्योंकि दुश्मनी लेनी होगी, कुछ पॉलिटिकल चल रहा है, उनका कुछ मसला चल रहा है, आपस में अनबन चल रही है। तो यहाँ पे क्योंकि इंसिडेंट बड़ा है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे चन्ना भाई ने शायद जो है जबरदस्ती उसका नाम इम्प्लीकेट कर दिया गया, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नाउ आगे देखो यहाँ पे, अब तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये कही कि एपेलेंट जो है फ्रॉम द बिगिनिंग नो सूनर ही लर्न्ड ऑफ एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम टुक द डिफेंस ऑफ एलिबी। तीसरी बात यहाँ पे कोर्ट ने कही, जैसे ही जयवंती भाई एक्यूज नंबर 9 को पता चला कि उसके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, संगीन आरोप लगाए गए हैं, तो उसने इमीडिएटली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को 8 तारीख को बता दिया कि भाई मैं तो था ही नहीं जब ये इंसिडेंट हुआ। तो ऐसा नहीं है कि उसने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को नहीं बताया था, उसने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जाके बताया इमीडिएटली कि भाई मैं जो है तो उस दिन तो था ही नहीं, मैं तो कहीं और गया हुआ था, मैं तो अपने इलेक्शन अपील में प्रेजेंट होने गया था। इसके अलावा यहाँ पे ये तीनों बातें कोर्ट ने ऑब्जर्व करी, सुप्रीम कोर्ट ने। पहला कि भाई एफआईआर लेट क्यों लिखवाई, ठीक है, आई विटनेस ने, किसी ने बताया नहीं कि भाई किस तरीके की इंजरीज उसने उस पे लगी हैं। और तीसरा यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे तीसरी चीज उन्होंने बताई कि भाई उसने जाके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बताई थी कि भाई मैं तो था ही नहीं जहां पे ये इंसिडेंट हुआ है। नाउ देयर आफ्टर जो प्ली ऑफ एलिबी है has been consistent and reflected in several documents। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो ये प्ली ऑफ एलिबी है ना भाई, इसके एविडेंसेस बहुत सारे डॉक्यूमेंट में विजिबल हैं, साफ साफ दिख रहे हैं कि भाई वो उस दिन वहां पे था ही नहीं जहां पे ये इंसिडेंट हुआ है। यहां पर उन्होंने कहा कि जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस दिए गए हैं उसकी वेरासिटी को हम डाउट ही नहीं कर सकते। जो भी विटनेसेस आए हैं उनका कोई इंटेंशन नहीं है कि वो फालतू में जाके फेवर करेंगे एक्यूज पर्सन को, जयवंती भाई को, भाई उनका कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो क्यों ही फेवर करेंगे झूठ में एक्यूज पर्सन को, राइट। तो यहाँ पे उनका कोई भी एनिमस नहीं है कि वो जो है फॉल्सली डिपोज करें एक्यूज पर्सन के फेवर में। तो उनकी क्रेडिबिलिटी भी एस्टैब्लिश हो गई कोर्ट में विटनेसेस की। पहली बात, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, जो दूसरे डॉक्यूमेंट है, उसकी भी वेरासिटी को आप डाउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जितने भी एविडेंसेस ये दिखा रहे हैं कि भाई वो उस दिन वहां पे नहीं था, वो कोर्ट में प्रॉपर तरीके से प्रूव हो गए हैं। उसकी वेरासिटी को, उसकी ट्रुथफुलनेस को चैलेंज नहीं कर सकते, उसकी क्रेडिबिलिटी पे आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते, वो अनडाउटेडली प्रूव हो चुके हैं कोर्ट में, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि इतने सारे एविडेंसेस एड्यूस किए हैं एक्यूज पर्सन ने, एपेलेंट ने इस केस में इतने सारे एविडेंसेस दिए हैं जो ये बता रहे हैं कि अगर मान लो जो हाई कोर्ट ने ये तर्क दी थी कि भाई दिनेश भाई का एग्जामिनेशन नहीं हुआ, राहुल भाई का एग्जामिनेशन नहीं हुआ, इस वजह से हम प्ली ऑफ एलिबी एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उस तर्क को जवाब देते हुए कहा कि इतने सारे एविडेंसेस ऑलरेडी हैं इस पर्टिकुलर केस में कि अगर मान लो 2 विटनेस राहुल भाई और दिनेश भाई को अगर नहीं भी एग्जामिन किया तो उसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों नहीं है? कि मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जो ये बात कहता है कि 2 लोगों को एग्जामिन नहीं किया गया, इस वजह से हम प्ली ऑफ एलिबी को नहीं मानेंगे, अगर हम उनको एग्जामिन कर भी लेते तो क्या हो जाता? अगर मान लो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम राहुल भाई को एग्जामिन करते तो वो कुछ इंफॉर्मेशन दे देते कि हाँ भाई उनके दोस्त ने उनको जो है सेक्रेटेरिएट में विजिट किया, यही थोड़ी सी और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते, राइट।
वो तो ऑलरेडी प्रूव हो ही चुकी है एंट्री से कि वो सेक्रेटेरिएट में गए थे पास लेकर। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर मान लो रात के थोड़े टाइम के लिए वो दिनेश भाई के साथ रुके थे, अगर दिनेश भाई को भी एग्जामिन कर लेते तो वो ये बता देते कि उनसे क्या बातचीत हुई है उनकी, राइट? इससे ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन वो नहीं दे पाते। तो यहाँ पे जो ये बात कही गई कि भाई दो लोगों को एग्जामिन नहीं किया गया हाईकोर्ट द्वारा, जिन्होंने कहा कि इस वजह से हमने जो है एंटरटेन नहीं किया प्ली ऑफ एलिबी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने एरर कमिट किया है। इनका एग्जामिनेशन कोई खास सिग्निफिकेंस रोल प्ले भी नहीं करता है इस पर्टिकुलर केस में, और जिस केस में ऑलरेडी ओवरवेलमिंग एविडेंसेस अवेलेबल हो तो इन दोनों का एग्जामिनेशन नहीं भी हुआ तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात है नहीं। यहां पर उन्होंने कहा दैट his non-examination does not water down the impact of the findings। भाई और एविडेंसेस हैं, और अगर मान लो इन दोनों को एग्जामिन नहीं किया गया तो उसमें सब दूसरे एविडेंसेस में पानी नहीं फेर देगा वो एविडेंसेस, उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो उसकी वेरासिटी है, उस पर कोई डाउट नहीं अराइज होगा क्योंकि बस दो लोगों को एग्जामिन नहीं किया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा यहाँ पे कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने यहाँ पे कहा, ये क्लियरली प्रूव हो रहा है कि जो एक्यूज पर्सन है उसने इलेक्शन अपील में अपना पार्टिसिपेट किया, वो 2:30 बजे तक वहां पे था, ठीक है, और उसका प्रेजेंस था, वो प्रेजेंस हाईली इम्प्रोबेबल कर रहा है इस पर्टिकुलर फैक्ट को कि वो रात में 8 बजे सिंहपुर गांव उस इंसिडेंट में प्रेजेंट होगा। ये इस पर्टिकुलर फैक्ट को हाईली इम्प्रोबेबल कर रहा है। तो ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 11 इंडियन एविडेंस एक्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिफाइन भी किया, एक्सप्लेन किया यहाँ पे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 11 जो है वो क्या कहता है, सेक्शन 11 ही कहता है फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट विल बिकम रेलिवेंट अगर वो इनकंसिस्टेंट होंगे फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के साथ। Now, fact not otherwise relevant are relevant if they are inconsistent with the fact in issue or relevant fact, or by themselves or in connection with the other facts makes the existence and non-existence of relevant fact or fact in issue highly probable or improbable. This is what has been given under section 11 of Indian Evidence Act. कि ऐसा कोई तथ्य जो खुद में रेलेवेंट नहीं है, इररेलेवेंट फैक्ट है वो, लेकिन वो रेलेवेंट हो जाएगा अगर वो जो है फैक्ट इन इशू के साथ जो है वो इनकंसिस्टेंट होता है, तो वो इररेलेवेंट फैक्ट भी रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर उन्होंने कहा जो प्ली ऑफ एलिबी है बेसिकली वो सेक्शन 11 के इलस्ट्रेशन नंबर ए से फ्लो करता है बेसिकली। और जो ये वर्ड है एलिबी, ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है एल्सवेयर, जिसका मतलब है एल्सवेयर। यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ पे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात करी, और यहाँ पे उन्होंने कहा कि कन्वीनियंट है एक्यूज पर्सन के लिए इस टर्म को यूज करना, डिफेंस के लिए जो डिफेंस लिया जाता है एक्यूज द्वारा, ये कन्वीनियंट है उसके लिए इस टर्म को यूज करना जहां पे अकरेंस, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्लेस पे अकरेंस उस पर्टिकुलर पर्सन की कि वो इतना दूर है उस जगह से कि वो हाईली इम्प्रोबेबल है कि वो वहां पे आ पाए जब इंसिडेंट हुआ हो। तो ये फैक्ट जो है ये डिफेंस बेसिकली एक्यूज पर्सन ले सकता है। इट इज कन्वीनियंट टर्म यूज फॉर द डिफेंस taken by the accused person that when the occurrence took place, जब अकर हुआ वो particular event, जब वो हुआ incident, he was so far from the place of occurrence that it is highly improbable that he would participate in the incident। कि भाई वो उस जगह से इतना दूर है कि ये इम्पॉसिबल है कि वो उस इंसिडेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, हाईली इम्प्रोबेबल कर रहा है इस पर्टिकुलर फैक्ट को कि उसने पार्टिसिपेट किया है उस मर्डर में या उस इंसिडेंट में, राइट? तो वो ये इस चीज का डिफेंस बेसिकली एक्यूज पर्सन ले सकता है। आपका जो ये प्ली ऑफ एलिबी है ना, ये कोई एक्सेप्शन नहीं दे रखा है, ना ही स्पेशल ना ही कोई जनरल एक्सेप्शन दे रखा है आईपीसी में या किसी दूसरे लॉ में। प्ली ऑफ एलिबी जो है इज जस्ट अ रूल ऑफ एविडेंस जो सेक्शन 11 में आपका इंडियन एविडेंस एक्ट के दे रखा है कि फैक्ट which are inconsistent with fact and issue are relevant,
कि ऐसे कोई तथ्य जो फैक्ट इन इशू से इनकंसिस्टेंट होंगे, वो फैक्ट आपके ऑल्दो इरेलीवेंट है बट रेलेवेंट हो जाएंगे अंडर सेक्शन 11। तो ये रूल ऑफ एविडेंस है जिसको सेक्शन 11 में रिकॉग्नाइज कर रखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करी गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बर्डन इस फैक्ट का प्रूफ करने का, इस डिफेंस को प्रूफ करने का, कभी प्ली ऑफ एलिबी का डिफेंस लिया है एक्यूज पर्सन ने, ये पिक्चर में बाद में आएगा। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन को एक्यूज पर्सन का गिल्ट प्रूफ करना होगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ठीक है, सबसे पहले उसको गिल्ट प्रूफ करना होगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट यहाँ पे, उसके बाद ही बर्डन शिफ्ट होगा एक्यूज पर्सन पे और तब वो प्ली लेगा एलिबी का और फिर उसके लिए वो एविडेंसेस एड्यूस करेगा। तो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होता है एंड देन ओनली एक्यूज पिक्चर में आता है और फिर वो डिफेंस लेता है एलिबी का और उसके रिस्पेक्ट में एविडेंसेस देता है। तो यहाँ पे कहा कि बर्डन ऑफ प्रूविंग द कमीशन ऑफ द ऑफेंस बाय द एक्यूज सो एज टू फास्टन द लायबिलिटी ऑफ गिल्ट ऑन हिम रिमेन्स ऑन द प्रोसिक्यूशन। उसका गिल्ट प्रूफ करने की जिम्मेदारी पहले प्रोसिक्यूशन पे ही है and would not be lessened by the mere fact that the accused has adopted the defense of alibi। प्रोसिक्यूशन पे ही बर्डन रहेगा कि पहले उसको एक्यूज पर्सन का गिल्ट प्रूफ करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। सिर्फ इस बात से कि एक्यूज जो है एलिबी का डिफेंस ले रहा है उसका बर्डन कम नहीं होगा, प्रोसिक्यूशन का बर्डन कम नहीं होगा। द प्ली ऑफ एलिबी टेकन बाय द एक्यूज needs to be considered only। Now this is the important point कि प्ली ऑफ एलिबी जो एक्यूज ने लिया है वो तभी कंसीडर किया जाएगा जब बर्डन प्रॉपर तरीके से शिफ्ट हो गया है प्रोसिक्यूशन की तरफ से। यानी कि जब प्रोसिक्यूशन ने डिस्चार्ज कर दिया है बर्डन, कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया है पूरी तरीके से, तभी ये आपका एक्यूज का जो ये प्ली है उसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, दोबारा पढ़ो इस लाइन को कि प्ली ऑफ एलिबी टेकन बाय द एक्यूज नीड टू बी कंसीडर्ड ओनली। प्ली ऑफ एलिबी जो एक्यूज ले रहा है वो तभी कंसीडर किया जाएगा जब प्रोसिक्यूशन अपना बर्डन प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज कर देगी और कोर्ट को सेटिस्फाई कर देगी। नाउ अगर मान लो प्रोसिक्यूशन फेल हो गई डिस्चार्ज करने में अपना बर्डन, तो उस पर्टिकुलर केस में प्ली ऑफ एलिबी के रिस्पेक्ट में एविडेंस देने की तो बात ही नहीं आई। पहले प्रोसिक्यूशन प्रूफ करेगी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, उसका गिल्ट प्रूफ करेगी कोर्ट में एक्यूज पर्सन का, उसके बाद शिफ्ट होगा बर्डन। अगर प्रोसिक्यूशन ही फेल हो जाता है तो फिर एक्यूज पर्सन को कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं है, फिर हम उस क्वेश्चन में ही नहीं जाएंगे कि क्या डिफेंस लिया है, कि उसको डिफेंस प्रूफ करना है या फिर नहीं। बट एक बार अगर प्रोसिक्यूशन जीत जाता है, प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज कर देता है अपना बर्डन, तो फिर एक्यूज पर्सन पे ये जिम्मेदारी आ जाती है। उसके ऊपर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर वो प्ली ऑफ एलिबी ले रहा है तो उसको प्रूफ करना है विद सर्टेनिटी, उसको प्रॉपर एविडेंसेस प्रूफ करने पड़ेंगे, उसको सर्टेनिटी प्रूफ करनी पड़ेगी सो दैट कि वो ये एविडेंसेस रखे कि भाई कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी उसकी वहां पे पार्टिसिपेट करने की, या कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि जहां पे वो अकर हुआ है, वो इंसिडेंट अकर हुआ है उस टाइम पे उस जगह पे वो था। इस रिस्पेक्ट में उसको प्रॉपर एविडेंस देने पड़ेंगे विद सर्टेनिटी, राइट, अगर प्रोसिक्यूशन प्रूव कर देती है और डिस्चार्ज कर देती है अपना बर्डन प्रॉपर तरीके से तो, राइट। नाउ यहाँ पे कहा कि एज एन ऑब्लिगेशन, अब ये तो पार्टीज के बर्डन की बात हो गई, अब कोर्ट की जिम्मेदारी की बात करी यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि कोर्ट की ये ऑब्लिगेशन है कि जब वो वे कर रही होगी, एक तराजू में होगा यहाँ पे प्ली ऑफ एलिबी के रिस्पेक्ट में एविडेंसेस और एक तरफ प्रोसिक्यूशन की साइड ने पहले ही अपने प्रूफ कर दिया है एक्यूज पर्सन का गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो यहाँ पे उसको प्रॉपर तरीके से वे करने पड़ेंगे एविडेंसेस को, प्रॉपर तरीके से तोलना पड़ेगा। ठीक है, इट्स एन ऑब्लिगेशन इज कास्ट ऑन द कोर्ट टू वे द वे स्केल द एविडेंस एड्यूस्ड बाय द प्रोसिक्यूशन इन प्रूविंग द गिल्ट ऑफ द एक्यूज एंड द एविडेंसेस एड्यूस्ड बाय द एक्यूज इन प्रूविंग हिज डिफेंस ऑफ एलिबी। अब यहाँ पे दोनों तराजू में दोनों एविडेंसेस रखे गए हैं। Now if the evidence adduced by the accused, अब यहाँ पे उसने जो डिफेंस लिया है एलिबी का, उसके रिस्पेक्ट में जो एविडेंसेस दिए हैं वो ऐसे क्वालिटी के हैं और ऐसे स्टैंडर्ड्स के हैं कि कोर्ट एंटरटेन कर सकता है कि भाई हाँ रीजनेबल डाउट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, कि भाई वो उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं हो सकता, हाईली इम्प्रोबेबल है, तो कोर्ट जो है फिर प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को इवैल्यूएट करता है और ये देखता है कि क्या कोई स्लॉट अवेलेबल है जहां पे ये प्ली ऑफ एलिबी फिट इन हो जाए। तो एक बार प्रोसिक्यूशन ने अपने एविडेंसेस दे दिए,
अब प्रूफ कर दिया एक्यूज पर्सन का गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। उसके बाद डिफेंस ने, एक्यूज पर्सन ने डिफेंस ले लिया एलईबी का, एलईबी के उसने प्रॉपर एविडेंसेस दे दिए, ठीक है, प्रॉपर सर्टेनिटी के साथ। तो यहाँ पे दोबारा कोर्ट जो है वो क्या करेगा, प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को इवैल्यूएट करेगा और देखेगा कि क्या कोई गैप है, क्या कोई स्लॉट है जहां पे ये प्ली ऑफ एलिबी फिट इन हो जाए। अगर है तो रीजनेबल डाउट देकर एक्यूज पर्सन को छोड़ देगा, राइट। तो यहां पर उन्होंने कहा कि जो बर्डन है एक्यूज पर वो अनडाउटेडली बहुत ही हैवी बर्डन है एक्यूज पर। क्यों? क्योंकि सेक्शन 103 इंडियन एविडेंस एक्ट का पिक्चर में आ जाता है। अब सेक्शन 103 ये कहता है कि अगर मान लो मैं ये कहती हूं कि कोर्ट इस पर्टिकुलर फैक्ट को बिलीव करे, कि कोर्ट जो है वो इस पर्टिकुलर फैक्ट के एग्जिस्टेंस पे यकीन करे, तो वो उसका उसके रिस्पेक्ट में एविडेंसेस उसको देने होंगे, मुझे ही देने होंगे, क्योंकि मैं ये चाहती हूं कि कोर्ट इस पर्टिकुलर फैक्ट को यकीन बिलीव करे, इस पे, इसके एग्जिस्टेंस में बिलीव करे, इस पर्टिकुलर फैक्ट के एग्जिस्टेंस में बिलीव करे कोर्ट। तो उस पे बर्डन किस पे है, मुझ पे है। ऐसा सेक्शन 103 में दे रखा है। तो यहाँ पे उसी सेक्शन को रेफर करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बर्डन एक्यूज पे हैवी है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 103 लग जाता है वहां पे, और 103 ये कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग एज टू एनी पर्टिकुलर फैक्ट लाइज ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन। उस पर्सन पे वो बर्डन प्रूफ फॉल करता है जो चाहता है कोर्ट से कि कोर्ट उस पर्टिकुलर फैक्ट के एग्जिस्टेंस पे बिलीव करे। उसी पर्सन पे बर्डन है और हैवी बर्डन है एज पर सेक्शन 103। हाउएवर जब हम तोलते हैं प्रोसिक्यूशन के केस को, ठीक है, और डिफेंस के केस को, एक दूसरे के खिलाफ एविडेंसेस दे रखे दोनों ने मस्त तरीके से, ठीक है, और जब हम बैलेंस करते हैं और अगर मान लो एक्यूज के फेवर में इंक्लाइंड होता है तो प्रोसिक्यूशन फेल हो जाता है और वहीं पे इमीडिएटली एक्यूज पर्सन को एक बेनिफिट मिलता है रीजनेबल डाउट का, ठीक है। तो यहाँ पे रीजनेबल डाउट का बेनिफिट देके एक्यूज पर्सन को बेसिकली छोड़ दिया जाता है, राइट। ये आ जाता है अपने आप ही कोर्ट के माइंड में अपने। नाउ इस केस के फैक्ट्स में अगर हम जाएं दोबारा से, तो यहाँ पे ये लीगल प्रोविजन बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया बेहतरीन तरीके से। और अगर हम फैक्ट्स को देखें तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो भी एक्विजिशन लगाया गया था, जो भी नेचर था एक्विजिशन का एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट जो प्रोसिक्यूशन ने लगाया था, ठीक है, और उसको अगर हम वे करते हैं अगेंस्ट द ओवरवेलमिंग डिफेंस एविडेंसेस, प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को तोलेंगे और डिफेंस के एविडेंसेस को तोलेंगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्यूज के सपोर्ट में जा रहा है केस। और प्ली ऑफ एलिबी जो उसने लिया है उसने ओवरवेलमिंग एविडेंसेस दिए हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए हैं, जिसकी वेरासिटी को हम डाउट नहीं कर सकते। यहाँ पे एक रीजनेबल डाउट क्रिएट होता है इन द प्रोसिक्यूशन केस सो एज टू द पार्टिसिपेशन ऑफ द एक्यूज एपेलेंट इन द इंसिडेंट जो अकर हुआ था आपका 6 जुलाई को, राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डाउट क्रिएट होता है कोर्ट के माइंड में। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि हाई कोर्ट ने जो ये तर्क दी थी, और हाई कोर्ट जो इस फाइंडिंग पे आया था वो एक एरर कमिट किया है हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने, क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट ने कंसिडर नहीं किए कुछ चीजें जो उन्होंने अपने रीजंस में बताया कि इस वजह से हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। बट जो फॉरगोइंग रीजन है इस पर्टिकुलर केस में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जो एप्लेंट है वो एंटाइटल है फॉर द बेनिफिट ऑफ रीजनेबल बेनिफिट ऑफ डाउट, एंड जहाँ पे जो अपील है उसकी वो बेसिकली डिजर्व करती है कि उसको अलाउ कर दिया जाए क्योंकि प्रॉपर एविडेंसेस दिए गए हैं प्ली ऑफ एलिबी के। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि इसको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है जयावंती भाई को एक्विट कर रहा है, ठीक है। और वी आर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि भाई यहाँ पे 5 लोग थे, 5 पर्सन थे, जिसमें से 4 ने तो एक्सेप्ट कर लिया था हाई कोर्ट का जजमेंट, राइट, हाई कोर्ट का जजमेंट। अब पहले 5 थे तो इन पे 149 का सेक्शन लग गया था अनलॉफुल असेंबली का, 5 लोग होना उसमें जरूरी है। अब 5 में से 4 ने एक्सेप्ट कर लिया और इसमें से एक जयावंती भाई को एक्विट कर दिया गया है, ठीक है। तो अब ये फिर से अभी कितने लोग हो गए, अब ये 5 से 4 हो गए, जयवंती भाई को तो एक्विट कर दिया, अब 4 हो गए, 4 हो गए तो सेक्शन 149 तो लग नहीं सकता, तो 149 सेक्शन को बेसिकली हटा दिया गया, इट फॉल्स ऑफ दी फॉल्स टू द ग्राउंड, ठीक है। सेक्शन 149 को हटा दिया गया क्योंकि अब मेंबर जो है वो लेस देन 5 हो गए हैं।
तो अब क्या किया है यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैसे हम अपने जुरिसडिक्शन का इस्तेमाल करके उसकी लीगैलिटी पे, सेंटेंस की लीगैलिटी पे हम जा सकते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट बिकॉज नॉन अपीलिंग पर्सन, जो लोग अपील में नहीं आए हैं, उनके रिस्पेक्ट में हम उनके जो उनको सेंटेंस अवार्ड की गई है उसकी लीगैलिटी पे हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए हम यहाँ पे सेक्शन 149 का जो चार्ज है उसको ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सेक्शन 34 इंडियन पिनल कोड विच टॉक्स अबाउट योर कॉमन इंटेंशन, उसको उसके साथ वो सारे सेंटेंस जो है वो रन करेंगे, यानी कि 302 हैज टू बी रेड विद सेक्शन 34। क्यों? क्योंकि 149 तो अब लग नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए 5 लोग चाहिए। जयावंती बाई को इस पर्टिकुलर केस में एक्विट कर दिया गया है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो नॉन अपीलिंग पर्सन है, जिन्होंने चूज नहीं किया कि वो अपील में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, तो उनके लिए हम इंक्लाइंड नहीं है कि वो जो है एग्जामिन करें कि क्या सस्टेनेबिलिटी है या क्या एग्जाम क्या लीगैलिटी है उस सेंटेंस की। तो यहाँ पे जो अपील फाइल की गई है जयावंती भाई द्वारा, उसको अलाउ कर दिया गया है, और उनका जो कन्विक्शन था 302 रेड विद 149 उसको बेसिकली सेट असाइड कर दिया गया है इस पर्टिकुलर केस में, और उनको डायरेक्ट कर दिया गया है कि इनको जो है बरी कर दिया जाए इमीडिएटली फोर्थ विथ, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में ये केस के फैक्ट्स थे। आई होप आपको प्ली ऑफ एलिबी का कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आई होप आप फैक्ट्स से कैसे हम एविडेंसेस को मार्शल करते हैं, कैसे हम अप्रिशिएट करते हैं, वो भी आपको टू सम एक्सटेंट समझ में आया होगा। योर सजेशंस, योर फीडबैक्स, योर all over concern in respect of the series is entertain in the comment box। तो आप मुझे अपना व्यू पॉइंट कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। So this was all from my end in today's session. Thank you so much for being there. See you on the next session. Till then, take care. Bye bye.